इंडिया में ये ईरान अमेरिका वॉर को कैसे देखा जा रहा है? ये थोपी गई लड़ाई है। इफेक्ट्स क्या हैं इस वॉर के इंडियन इकोनॉमी पे अभी तक? सिलेंडर है उसमें 60 रुपया बढ़ा है, पेट्रोल है उस पे 5 रुपए बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ये सवाल उठाते रहे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। भारत जो अमन पसंद अपने आप बताता था उसको मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि भारत की सरकार फेल है। जो जज्बा ईरान बरकरार है और जिस तरीके वो लगातार जवाब दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी ताकत देता है। अमेरिका हो या इजराइल हो, वो कमजोर पड़ेगा। अमेरिका कभी अपनी धरती पे युद्ध नहीं लड़ता है, वो सदैव दूसरों के यहाँ लड़ता है, दूसरों को लड़ाता है। ईरान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसकी थल सेना ही है। इंडिया ने ईरान को बतौर दोस्त खो दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को इंडिया में कैसे देखा जाता है? अमेरिका और इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि यदि ईरान से हम ये छीन लें, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएगा। कुछ जो आइलैंड्स पर कब्जे की बात हो रही है स्टेट ऑफ होर्मुज के पास, इन पर बूट्स ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं? चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ भारत से मौजूद हैं अजय शुक्ला। आप रिटायर्ड कर्नल भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और अब मुख्तलिफ वहाँ पे मीडिया पे अपने डिफेंस एनालिसिस भी देते हैं। मैंने आज उनको दावत दी है कि कुछ उनसे इनसाइट लें कि व्हाट इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव और वो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत-ए-हाल को। हेलो, हाउ आर यू अजय शुक्ला? मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अजय, इंडिया में ये ईरान अमेरिका वॉर को कैसे देखा जा रहा है? निश्चित रूप से इंडिया की यदि पब्लिक पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे लगता है इसे बहुत गलत माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए था। अमेरिका और इजराइल ने बिल्कुल गलत किया है। निहायत रूप से जिस तरीके अटैक किया और जिस तरीके से वहां के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता को मार दिया, सुप्रीम लीडर को, और जिस तरीके से वहां के लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को जो रहा है, सिविलियंस मार रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर्स पे जो हमला है, वो निश्चित रूप से निहायत गंदा काम है और इसको लेकर के मानना है कि ये कहीं से भी सही नहीं है और ये थोपी गई लड़ाई है। ये वास्तव में कोई इंडियन गवर्नमेंट तो काफी प्रो इजराइल है इस मौके पर। वो तो नजर आ रहा है कि दे आर विद इजराइल। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो यहाँ की आवाम है उसके नजरिए से मैंने आपको बात बताई। हाँ। गवर्नमेंट का तो आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र का निश्चित रूप से इजराइल के प्रति और अमेरिका प्रति जो झुकाव है वो लगातार दिखाई दे रहा है। उसको लेकर के जो भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर राहुल गांधी, वो लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे या इजराइल के आगे, और इस कारण वो सही बात नहीं बोल पाते हैं और उनको कोई ना कोई डर है। जी। अच्छा, अब ये देखने की बात है, इंडिया में कोई फ्यूल का क्राइसिस है, कोई गैस का क्राइसिस है इस वॉर की वजह से? कोई फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, कोई गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, कोई इन्फ्लेशन बढ़ा है? इफेक्ट्स क्या हैं इस वॉर के इंडियन इकोनॉमी पे अभी तक? बिल्कुल इसका असर पड़ा है और भारत में जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसमें 60 रुपया बढ़ा है। उसके अलावा जो कमर्शियल है उस पे 350 रुपया है। इसके अलावा जो पेट्रोल है उस पे 5.25 रुपए बढ़ गया है और इसी तरीके से डीजल पे भी 3 रुपया बढ़ा है। तो सभी पर दाम बढ़े हैं और पेट्रोल पंप्स पे आज, जैसे मैं आज की रिपोर्ट है वो है कि इंडिया करीब 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं, स्टेट्स, जहां पर फ्यूल क्राइसिस स्पष्ट नजर आ रही है, जिसमें लखनऊ में आज बड़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। इसके अलावा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमाम जगह पे इसके क्राइसिस देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल चूंकि एलपीजी भी नहीं आ रही है और उसके कारण भी
प्रॉब्लम हुई है, और गुजरात में जो मोरबी की इंडस्ट्री है सेरेमिक की, वो बंद पूरी पड़ी है। इसके अलावा सूरत में इंडस्ट्री प्रभावित है, और जो है तमाम सारे राज्यों में इसका असर है। यदि हम कहें कि होटल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। होटल इंडस्ट्री में करीब 30% ऐसे हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो बंद कर दिए गए हैं इसी कारण से, या फिर उन्होंने सिर्फ अभी ये रखा है कि हम बहुत सीमित सर्विसेज देंगे। तो लिमिटेड सर्विसेज के कारण भी बहुत सारे वो पड़ रहे हैं। एयरलाइंस अपना किराया बढ़ा रही हैं और उनको दे दी गई है वो कितना किराया बढ़ा सकें, तो ये गवर्नमेंट ने छूट दे दी। ये कहीं ना कहीं एक साफ नजर आ रहा है और जनता की लाइनें साफ साफ दिख रही हैं। तो ये एक बड़ी बात। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ जी। पाकिस्तान के जो हालिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, रीसेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के सेंटर ऑफ फोकस में इस्लामाबाद नज़र आया। उस पर इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो हमने जयशंकर का देख ही लिया, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो ओवरऑल इंडिया में उस पे क्या सेंटिमेंट है? कोई कंपैरेटिव एनालिसिस है? कोई कंपटीशन में देखते हैं? कैसे देखते हैं इंडियंस इसको? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। पाकिस्तान से तो सदैव कंपटीशन तो देखा ही जाता है। तो उसको लेके गवर्नमेंट को पब्लिक में जो है, और जितने क्रिटिक हैं वो सभी इसको लेकर के बहुत कड़ा वो कर रहे हैं और क्रिटिसाइज हो रहे हैं। और इसमें सवाल उठाया है कि आखिर पाकिस्तान को ये मौका मिल रहा है, और हिंदुस्तान जो इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, आबादी बड़ी है, सब कुछ हम ताकत कहते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत शांति वाले देश हैं, और उसके बावजूद हमें मौका नहीं मिला है। हमारे यहाँ यह भी सवाल उठ रहा है कि हमारे यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ये सवाल उठाते रहे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। तो जो यदि आतंकवादी मुल्क है तो फिर उसको मौका मिल रहा है, और भारत जो अमन पसंद अपने आप बताता था उसको मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि भारत की सरकार फेल है, और ये सारी बातें इस तरह से हो रही हैं। जी। हो रही हैं। अच्छा, आप चूँकि खुद भी एक वेटरन हैं, आपने फ़ौज में सर्व किया है। आपका डिफेंस एनालिसिस इस वॉर पे अब क्या है? ईरान जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है, इज़राइल जीत रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस के लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी पे की जा सकती है कि जिस तरह की अभी तक स्ट्रेटजी सामने आई है और जो चीजें दिखी हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि अभी तक जो है सबसे ज्यादा नुकसान ईरान ने उठाया है। लेकिन उस नुकसान के बावजूद जो जज्बा ईरान बरकरार है और जिस तरीके वो लगातार जवाब दे रहा है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने जज्बे के बूते और अपनी मिसाइल्स के बूते और वहां की जो आवाम है उसका खड़े हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी ताकत देता है। और इस मामले में अमेरिका हो या इजराइल हो, वो कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि यदि उनके यहाँ जितना ईरान का नुकसान हुआ है यदि उसका आधा भी हो जाता तो शायद वो इस वार से भाग जाते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईरान जैसे के खड़ा है, इसके बाद लगता है कि वो आखिरी तक कहीं हार मानने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और वो चाहता है कि ये वार जो है लंबी खींचे, और लंबी खींचेगी तो वो घबराएंगे। और ईरान का अपना एक्सपीरियंस है लंबी लड़ाइयां करने का, तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा, बशर्ते कि जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ वो दोस्ताना रिश्तों को लगातार बनाए रखे, और वो जवाब दे तो कम से कम अपने दोस्तों को, अपने जो यात्री देश हैं जो उन सबको नुकसान ना हो, इसके बारे में वो सोचता रहे, और कोशिश करे कि किसी भी उसके जो दुश्मन मुल्क को छोड़ करके हैं उनकी आवाम को भी बहुत तकलीफ ना हो, इसके लिए भी उसे सोचा है। यदि उसने ये मैनेज किया तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। जी। और कहीं ये है कि इंडिया ने ईरान को बतौर दोस्त खो दिया है और ईरान और इंडिया के दरमियान फासले पैदा हो गए हैं। आपको ऐसा नज़र आता है या आपका ख़्याल है कि वॉर के बाद इंडिया और ईरान के फिर पहले जैसे ताल्लुकात हो जाएँगे? देखिए, इस बात का जवाब तो खुद वहां के विदेश मंत्री ने दे दिया है कि जब अब वहां जो छूट दी गई है हार्मोज स्ट्रेट्स में,
तो उसमें कहीं भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, रसिया को जिस तरीके से उसने कहा है और छूट दी है, तो वो लगता है कि नहीं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं। और ये बात कही उनके जो भारत में उनके आए थे रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम लीडर के, उन्होंने ही कहा कि हिंदुस्तान की आवाम हमारे साथ बहुत लगाव रखती है और वो हमारे साथ हमारे उसके रिश्ते हैं भाईचारे के, तो इसलिए हम उसको तकलीफ नहीं होने देंगे और हम उसके साथ खड़े हैं। तो यदि वो ये कहते हैं तो इसका मतलब है उसका बेनिफिट सरकार को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा, तो इसको लेके कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जी। अच्छा, एक इंडिया की बहुत इन्वेस्टमेंट थी, अभी अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान रजीम के साथ बहुत दोस्ती भी थी, और पाकिस्तान पिछले 1 डेढ़ माह से मुसलसल स्ट्राइक्स कर रहा है काबुल पे, कंधार पे। इसको इंडिया में कैसे देखा जा रहा है? मैं आपको बताऊं, सही बात यह है कि इस पे कोई बहुत ज्यादा वक्त जो है कोई चर्चा नहीं हो रही। इस वक्त जो चर्चा हो रही वो ईरान को ही लेके हो रही है, इसराइल को और अमेरिका को लेके हो रही है। या एक जो चर्चा यही हो रही है कि पाकिस्तान को आखिर ये चौधराहट करने का मौका कैसे मिल गया और हिंदुस्तान ये कैसे चूक गई, कहाँ हमारी डिप्लोमेसी में क्या कमी गई और हाँ हम गड़बड़ है। तो इसको लेके आज की डेट में बात हो रही। अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कदार जो होती है बात, उसमें यही होता है कि हाँ दोनों का अपना पर्सनल है, इससे हिंदुस्तान पे कोई बहुत असर नहीं चूंकि पड़ रहा है, इसलिए इस पे बहुत नहीं है। जी। और कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2 आएगा, उस पर कोई इंडिया में मोदी बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कोई बात कर रही है, आपको कोई नज़र आता है पाक इंडिया जंग अगले कुछ दिनों में? नहीं, इस समय इस तरह की कोई मतलब कहीं पे भी, ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना बाहर, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और कहीं इस समय तो बेसिकली जो दिक्कतें पैदा हो गई हैं हिंदुस्तान के अंदर और इस तरीके से इंडस्ट्रीज लेके रोजगार का संकट पैदा हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई सब कुछ बढ़ रही है, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है ज्यादा हो गई हैं और बाकी चीजों पे बात भी नहीं हो रही। और ऑपरेशन सिंधु 2 का कोई जिक्र ही नहीं है इस समय। जी। और अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसका फिर इंडिया की इकोनॉमी पर तो बहुत बुरा असर आएगा। हाँ नहीं, इंडिया की क्या है, ये तो देखिए एक चीज जाने, ये इस जंग का असर पूरी दुनिया पे आएगा, क्योंकि ईरान का जो बसावट है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे है जिससे हर कोई कनेक्ट होता है। पाकिस्तान तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान है उधर और दूसरे कंट्रीज हैं, हमारा भी थोड़ी सी दूरी पर जुड़ा हो जाता है, हिंद महासागर जैसे ही क्रॉस करते हैं आ जाता है होमुर्ज का। और इसके बाद में चाइना है, और ये तो सबके आपस में रिलेशन है, जिनके जिनके व्यापार है और सब कुछ है वो प्रभावित होता है। जो सऊदी के कंट्रीज हैं उन सब से जो व्यापार होता है वो प्रभावित होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबको नुकसान देगा। तो उसका असर निश्चित रूप से इंडिया पर भी निगेटिव पड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को इंडिया में कैसे देखा जाता है? हाँ, उस समय में बहुत इसको लेके चर्चा चल रही थी और इसको लेके गवर्नमेंट में तो इसको लेके कुछ नहीं कहा जा रहा था। वो कह रहे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अपने यूएई के सुल्तान से और प्रिंस से बड़े अच्छे रिश्ते हैं और निजी तौर पे वो उसको भाई कह के, ब्रदर कह के बुलाते हैं। तो ऐसे में जो उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था वो पब्लिक में ही किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तो जाकर के यूएई से समझौता कर लेता है, भारत उसे ब्रदर ब्रदर कहता रहता है, गले लगता रहता है नरेंद्र मोदी, और वो नहीं कर पाते हैं कि हम ये स्ट्रेटेजिक डील कर लेते। तो इसको लेके जरूर सवाल उठे कि आखिर हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सका और पाकिस्तान ने क्यों कर लिया। जी। आपको ये जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, आपने कहा इसमें तो आपको उसमें ईरान का जो पल रहा है वो भारी लगता है। आपको लगता है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएगा? कुछ जो आइलैंड्स पर कब्जे की बात हो रही है, कर्क पे या अबू मूसा पे या टम पे जो आइलैंड्स हैं, ये जो आबनाए हुर्मुज़ के इर्द-गिर्द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पास, इन पर बूट्स ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका का मकसद ही वही है। अमेरिका और इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि यदि ईरान से हम ये छीन लें तो उसके बाद ईरान के पास में कुछ ऐसा रहेगा नहीं। उसकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है। तो ये उनका मकसद है, लेकिन वो मकसद पूरा करने के लिए वो जैसे सोच रहे थे शुरुआती दौर में, उन्होंने जब अटैक किया तो सोच रहे थे कि 24 घंटे 48 घंटे में वो पूरा कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान इसको निपटा है उससे मुझे लगता है थोड़ी रास्ता कठिन हो गया है। हालांकि अमेरिका ने अपना जो ये 5 दिन का सीज फायर किया है उससे एक बात साफ हो जाती कि वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा है। और जब वो इसके लिए तैयार कर रहा है तो कहीं ना कहीं खतरा तो बना हुआ है, क्योंकि खर से आप देखिए 30 मील की दूरी पर अमेरिका का जो है आर्मी बेस है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि वो चारों तरफ से घेर पाया ईरान को तो उस स्थिति में कर सकता है, लेकिन अंदर आने के बाद में वो कितना लड़ पाएगा, क्योंकि ईरान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसकी थल सेना ही है। और वो आर्मी और वहां के लोगों का जज्बा है, जिस तरीके से वहां के लोग तैयार किए गए हैं आर्मी ट्रेनिंग के जरिए, तो वो मुझे लगता है अमेरिका के लिए एक बड़ी भूल हो जाएगी। हो सकता है कहीं वियतनाम न साबित हो जाए। जी। लेकिन आपको लगता है आप ना जो स्टेट ऑफ होर्मस है अमेरिका खोल लेगा या स्टेट ऑफ होर्मस अमेरिका नहीं खुलवा पाएगा? देखिए, इस पर अभी तक जो हालात दिख रहे हैं उसमें अमेरिका समझौते पे जा रहा है, और जिस तरीके से उस समझौते पे जा रहा है वो ये चाहता है कि जो उसका मकसद है कि युआन की जगह डॉलर से चीजें हो जाएं, और तो थोड़ा बहुत टैक्स होगा और वो होगा तो देख लिया जाएगा, क्योंकि उससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका को पर्सनल जिस चीज से नुकसान नहीं है उस पर वो एग्री हो सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को नुकसान हो या पाकिस्तान को नुकसान हो या किसी को। इसीलिए देखिए, अमेरिका कभी अपनी धरती पे युद्ध नहीं लड़ता है। वो सदैव दूसरों के यहां लड़ता है, दूसरों को लड़ाता है। तो ये उसकी वो रही है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपना पूरा कीमत ले रहा है जिसको भी जो कुछ दे रहा है, तो उसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस पर ये सिर्फ उतनी देर के लिए है कि जितनी देर उसे लड़ने के लिए है। उसे पैसा चाहिए तो इसके लिए वो कांग्रेस में प्रपोजल लाएगा कि हाँ साहब हरमुज को खुलवाना है। लेकिन उसके पास में इसके जो बहुत अच्छी दलीलें नहीं है, क्योंकि उसने भी तमाम जगह पे जिस तरह से कर रखा है वहां पर भी टैक्सेस लगते हैं। तो इन हालात में उसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और ईरान के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए कि यदि उसके पड़ोसी देश उसके साथ रहेंगे तब तो परेशानी नहीं, लेकिन यदि पड़ोसियों ने कहीं अमेरिका का साथ दे दिया तो उन हालात में जरूर उसके लिए फिर ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अमेरिका की ये कितनी देर वो रखेगा, तो ऐसी स्थिति में या तो अमेरिका वहां का रिजीम चेंज कर दे, और ये समझ में आ चुका है रिजीम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में हार्मुज में दूसरों के लिए खतरा हर समय मंडराएगा कि कब ईरान किस तरह से अटैक करे। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल आएगा, और इसमें हो सकता है कि कुछ जो टैक्स लगाएगा वो नॉमिनल हो जाए और उसके साथ साथ वो डॉलर में हो जाए। तो बस अमेरिका के लिए इतना ही चाहिए, और क्या है। आपको कब तक सीज़ फायर नज़र आ रहा है? टिल व्हेन यू सी अ सीज़ फायर, प्रैक्टिकल सीज़ फायर? प्रैक्टिकल सीज फायर मुझे अभी जल्दी तो नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि मतलब एक आध महीने में अभी होगा, अभी ये खींचेगा। यू मीन के नेक्स्ट 30 डेज़ लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल। और क्योंकि 30 जिस तरह से ईरान बात कर रहा है, तो ईरान, क्योंकि ईरान को भी तो अपने यहाँ जस्टिफाई करनी है, अपने आवाम को जस्टिफाई करना है कि हम ऐसे थोड़ी नहीं, इतने लोग मर गए, सब लोग सुप्रीम लीडर मर गए, 1 मिनट में हमने कर लिया। इसीलिए उसने इतनी शर्तें रखी हैं कि वो शर्तें मानने में ही बहुत सारी नेगोशिएशन में ही निकल जाएगा, काफी टाइम निकल जाएगा। तो और उसने अपने दोस्त जो कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा रास्ता दे ही दिया है, पैसेज दे दिया है।
तो उससे क्या है कि अब उनकी तरफ से निगेटिव नहीं आएगा। तो इस तरह से वो एक जो टैक्टिक खेल रहा है, उसमें वो ये सोच के चल रहा है कि हम जो है अब अमेरिका से लंबा खींचेंगे। जी। हमने देखा इस लड़ाई में चाइना ईरान के साथ खड़ा था और अभी भी कह रहे हैं कि चाइना ईरान की टेक्निकली बहुत मदद कर रहा है, उसमें उसके जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं उनके ड्रोन्स की एक्यूरेसी को कायम रखने के लिए, मिसाइल्स की एक्यूरेसी को कायम रखने के लिए। और फिर हमने जब मई में पाकिस्तान इंडिया की छोटी-सी एक वॉर हुई थी 2-3 दिन की, उसमें भी चाइना की पाकिस्तान की मदद की बात हुई थी। आप क्या देखते हैं कि अब खित्ते में जो जंगें होती हैं, उसमें चाइना का रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से चाइना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और मुझे लगता है कि आज एक बहुत ईमानदारी से बात करें तो एशिया की आज सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है चाइना, और उसका कोई और दूसरा तोड़ नहीं है। उधर रसिया भी कहीं ना कहीं आज चाइना से काफी हद तक डिपेंड हो रहा है, और चाइना की यदि मदद उसको भी खत्म हो जाए तो उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो चाइना मजबूरी हो गया है, हालांकि रसिया और चाइना के सदैव अच्छे संबंध रहे हैं, हुँ। लेकिन फिर भी आज की डेट में वो मजबूरी भी है। तो इन हालात में मुझे लगता है चाइना बहुत ताकतवर हो गया है, और चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना को और रसिया को ही हो रहा है। और वही चाहेंगे भी कि यहां पर अमेरिका की ताकत कम हो, और अमेरिका की ताकत कम होगी तो इन्हीं की ताकत बढ़ेगी, तो चाइना की बढ़ेगी और रसिया की बढ़ेगी। और ईरान इस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बड़ा सूबेदार बन के उभरेगा, तो वो चाइना के लिए बेनिफिशियल भी है। तो इसलिए मुझे लगता है चाइना के लिए बहुत मुफीद है, और चाइना का नुकसान किसी तरह का है नहीं। जी। इंडिया चाइना रिलेशंस तो अच्छे नहीं हैं, पर अगर चाइना खित्ते की ताकत बन रहा है, तो इंडिया उसको थ्रेट फ़ील करता है? देखिए, मुझे लगता है कि थ्रेट फील करता था कहिए, आज इसलिए नहीं, अभी फिलहाल कर रहा है। जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार का वहां का जो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके पूरे पोलित ब्यूरो के लोग जो है इंडिया में आए थे, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ में उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां की कैपिटल के लिए जो फ्लाइट बंद कर दी गई थी वो चालू कर दी गई, और इसके अलावा तमाम दूसरे और चाइना को बिजनेस भी मिल रहा है हिंदुस्तान से। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि उसको हम सही में देखें तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, और भारत के लिए चाइना सदैव खतरा रहेगा यदि वो स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चाइना के बाद में सबसे बड़ी ताकत भारत है इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ा देश भी है, आबादी भी है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए समस्या है। जी। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस हैं, इसको इंडिया कैसे देखता है? पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को लेकर के निश्चित रूप से आज की डेट में यदि हम कहें तो नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने संसद में ही कहा था कि भारत की सदैव नीति रही थी कि चाइना और पाकिस्तान अलग रहे, लेकिन इस दौर में चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये बात जो है, इस पर चाहे डिफेंस के दृष्टिकोण से देखें या और तरीके से देखें, तो इसको हम लोग भी मानते हैं कि हाँ, बहुत खतरनाक है। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के भी साथ में एक कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिख रहा है, उस स्थिति में और ज्यादा खतरा नजर आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। जी। बांग्लादेश पाकिस्तान रिलेशंस इंडिया के लिए खतरा है या बांग्लादेश चाइना रिलेशंस इंडिया के लिए खतरा है? बांग्लादेश चाइना रिलेशन भी खतरा है, बांग्लादेश पाकिस्तान भी खतरा है, और चाइना और पाकिस्तान भी खतरा है, क्योंकि ये सारे को जो बांग्लादेश प्रो इंडिया होता था वो नहीं रह गया है उधर। आप देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी जिस तरीके से 1971 की वार के बाद में
जो उसके पहले तक दोनों तरफ से भारत पे अटैक होता था, वो भारत के लिए एक तरह से सिक्योर हो गया था एक पूरा, और उधर उसके चाइना से रिलेशन नहीं हो रहे थे, इस कारण और ज्यादा सिक्योर था। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट है। आज भारत तीन तरफ से इधर गिर जाता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो इधर सीधे। उधर पहले जिस तरीके से श्रीलंका काफी हद तक भारत के प्रो रह रहा था, वो भी अब चाइना की तरफ उसका झुकाव देखा जाता है। तो ऐसे हालात में भारत के लिए ज्यादा चारों तरफ से खतरा हो जाता है। जब चारों तरफ से खतरा होता है तो निश्चित रूप से इसीलिए शायद जिस तालिबान को बीजेपी और नरेंद्र मोदी लानत दिया करते थे, उसी तालिबान के मंत्री को बुला करके और उनका रेड कारपेट स्वागत होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये इसलिए इंडिया के लिए निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। आप समझते हैं कि मोदी के इक़्तिदार को खतरा है? इज़ हिज़ जो इंडियन मोदी का जो इतना बड़ा टेन्योर है, आप उसका एंड देखते हैं या ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग इनिंग टू गो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से यदि ये माना जा रहा है, अभी तक जो सारे आंकड़े निकल के आए हैं, उनसे लग रहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यदि फेयर चुनाव होता तो शायद नरेंद्र मोदी जितनी सीट लाए, उससे कम से कम उनकी 100 सीटें और कम हो जाती। और जो एनालिसिस आए हैं, तमाम सारे डेटा आए हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट है, उन सब से लगता है कि 80 से 100 सीटों के बीच कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है। एक तो ये है। लेकिन और अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता हुआ करती थी, वो बिल्कुल घट गई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अब इस दौर में तमाम सारे जो उनके चहेते पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी उनके जैसे उनके चैनल्स हैं, उनके जरिए सर्वे करा करके खुद को बहुत जो है पॉपुलर लीडर के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति है नहीं अब, और अब वो हालात भी नहीं है। यही वजह है कि अब हर इलेक्शन में जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, वो अब ये है कि वो खुद बांट रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज वो स्थिति नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल जाए। जी। राहुल गांधी ने अपने स्टेचर में, अपनी स्टैंडिंग में कोई बेहतरी की है? लोग उन्हें अब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हैं या अभी भी उन्हें गांधी खानदान का एक लेगेसी में ही देखते हैं उस वजह से? नहीं, मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस है या राहुल गांधी है, वो अपने बूते हैं, अब गांधी परिवार के बूते नहीं है। क्योंकि आप देखिए गांधी परिवार के बूते या कांग्रेस के बूते जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो 2014 के इलेक्शन में 44 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी, 44 पे। और स्थिति ये है अब 100 जो है उसकी 99 तो अपने सिंबल पे है और 3 अदर्स मिला करके तो 102 सीटें उनके पास आज बन जाती हैं। और कांग्रेस के ही सपोर्ट से जो दूसरे उनके सहयोगी दल थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा गेन किया है। जो कभी उतने नंबर नहीं लाए थे, वो भी नंबर लेके आए, जैसे समाजवादी पार्टी हो, उधर केरला मुस्लिम लीग हो, और सारे लोग। तो ये कहीं न दिखा देता है कि राहुल गांधी आज, और राहुल गांधी सभी को स्वीकार है। सभी से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सभी को? सभी का मतलब जितना अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन का जो पूरा पार्ट है, उसमें वो स्वीकार किए जाते हैं। जी। अच्छा, अब आपको इंडिया पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू नज़र आता है कि दोनों के दरमियान कोई आगे चल के अभी नज़दीक में कहीं ब्रेक थ्रू होता नज़र आता है? अभी तो मुझे नहीं लगता, फिलहाल में कोई ऐसी स्थितियां अभी लग नहीं रही हैं। और हो सकता है कि यदि कहीं पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाए ये वार रुकवाने में और करने में, तो अमेरिका के दबाव में भले हो सकता है कुछ हो जाए। नहीं तो फिलहाल नहीं दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी सरकार में अभी तो नहीं दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच अजय शुक्ला हमारे साथ बात करने का। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। कीप इन टच। लेट्स थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच।